शायद फिर से हमला होगा या फिर से युद्ध छिड़ेगा, कि इसकी प्लानिंग 1.5 साल से पहले से चल रही थी। और उन्होंने एक नाम दिया था ऑपरेशन स्पाइडर वेब का नाम दिया है। और पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। 1 करोड़ लोग ख़त्म हो गए वहाँ के। वो पागलपना है, वो दूसरों के बाद से उसी तरह पागल है पाकिस्तान। देखिए बहुत सारी चीज़ें अभी बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं। ये 4 दिन के जो सर्जिकल ऑपरेशन हुआ था, उसमें कोई कहता है कि कोई वीडियो चला देगा। मान लीजिए हमारे CDS चले गए कहीं, उन्होंने सिंगापुर में एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जो उनकी सेकंड लाइन है कि हमारे कोई नहीं है, एकदम गलत बोल रहे हैं आप। मगर उन्होंने कहा कि हाँ, डाउन का मतलब ये भी होता है ना कि आपके सिस्टम थोड़ी देर के लिए आप जानबूझ कर करते हैं। ऐसा पागलपना नहीं है क्या है हमारा इसको, ये हम लोग सोचते हैं। ये पिक्चर का स्क्रीन, सिल्वर स्क्रीन की कहानी नहीं है जो 3 घंटे के अंदर आधे घंटे तक आप प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, 3 मिनट में लड़ाई होती है, चौथे मिनट में ख़त्म हो जाती है। आज की लीडरशिप ने समझा है। बीच के ज़माने के जो लीडरशिप है, ना तो मिलिट्री समझते हैं, ना स्ट्रेटजी समझते हैं, किस तरह से किया जाए उसको नहीं समझते हैं। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। NMF न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूक्रेन के 116 ड्रोन ने रसिया के 41 विमान को जिस तरीके से मारकर ध्वस्त कर दिया, उसके बाद से दुनिया भी चौंक गई है। अब यह भी बात भारत में उठ रही है कि क्या आगे चलकर भारत को भी इसी तरीके से खतरा है, क्योंकि भारत जो है एक तरफ चीन और एक तरफ पाकिस्तान से जो है वो सटा हुआ है। और पाकिस्तान से आपको तो पता ही है पाकिस्तान किस तरीके की हरकतें करता है। तो इसी मुद्दे बातचीत करने के हमारे साथ में आज के सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। सर से बात करेंगे और ये जानेंगे कि यूक्रेन ने ये जो करके दिखाया, 116 ड्रोन अचानक से रसिया के अंदर घुसते हैं और उसके 41 विमान को मारकर ध्वस्त कर देते हैं और रसिया को पता भी नहीं चलता। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या अब एक बार फिर से युद्ध छिड़ने वाला है रसिया और यूक्रेन के बीच में फुल फ्लैश तरीके से? इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। सर, क्या कहना चाहोगे कि यूक्रेन ने जिस तरीके से 116 ड्रोन को भेजा रसिया के अंदर, उसके बाद से तहलका मच गया दुनिया के अंदर, लोग चौंक गए, ये कैसे हो गया? जय हिंद। देखिए, ये जो आप इस फेज़ को ऑपरेशंस देख रहे हैं, आपने कहा कि शायद फिर से हमला होगा या फिर से युद्ध छिड़ेगा। युद्ध तो छिड़ा ही हुआ है और 4 साल 4 महीने हो चुके हैं अभी इस युद्ध के, रशिया यूक्रेन वॉर में। इसका विस्तार भी देख रहे हैं। और जो अभी का समय हम बात करेंगे 1 जून, जो कल की रात में देखा गया कि सबसे बड़ा हमला हुआ। आपने कहा कि 125 के आसपास ड्रोन आए और उन्होंने डीप स्ट्राइक की है रशिया के अंदर में। देखिए, इसको इस तरह से समझने की ज़रूरत है कि इसकी प्लानिंग 1.5 साल से पहले से चल रही थी। और उन्होंने एक नाम दिया था ऑपरेशन स्पाइडर वेब का नाम दिया है। और इसमें MI6 है जो यूनाइटेड स्टेट्स UK की, वो इसमें इसके प्लानिंग में बहुत दिन से शामिल थे। इसमें 2-3 चीज़ों का समावेश है जो इसमें, और मैं आऊँगा कि एग्जैक्टली क्या है। आपने उसमें भारत और फिर चाइना की भी बात की है कि इस तरह का खतरा है। सबसे पहले इसको समझते हैं कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब उसने किया कैसे और क्यों उसने इसको अनलीश किया है और क्यों इसकी दायरे बढ़ाए। देखिए, इसमें 3 चीज़ों का उन्होंने यूज़ किया है। पहला, एक सबोटाज सबवर्जन्स होता है। SUB जो है उनके, जो जिस तरह से हमारे पास रॉ है या हम KGB की बात सुनते थे पहले रशिया के, या CIA, तो SUB जो यूक्रेन का है, जो इस लड़ाई के बाद में काफ़ी प्रोमिनेंट हुआ है, उनका एक मेजर रोल रहा है। और उसमें 2 जगह जो आपने देखा होगा, बलाया एक बेस है, एयर बेस है। बलाया तकरीबन यूक्रेन की धरती से देखें तो 4500 किलोमीटर दूर है। और ये जो साइबेरिया का इलाका है, जो मंगोलिया से ऊपर का इलाका है, वहाँ पर लगता है ये साइबेरिया। और यहाँ पर काफ़ी सारे एसेट, क्योंकि इतनी दूर हैं तो कोई स्ट्रैटेजिक उसको आपको थ्रेट नहीं लगता है। तो वहाँ पर जो एसेट्स हैं, खासकर TU सीरीज़ के, चाहे जब हम बात करते हैं 95 या TU 22M, तो इस तरह के जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स थे वो वहाँ पर लाइन अप ही रहते हैं टारमैक के ऊपर में या जो एयरफील्ड के ऊपर में, कोई ख़ास प्रोटेक्शंस नहीं थे। दूसरा, जो इससे एक और ऊपर की तरफ
केरला पेनिनसुला पड़ता है। केरला पेनिनसुला एकदम नॉर्थ में आर्टिक का रीजन है, जो रशिया का आर्टिक का रीजन है। और नॉर्वे की भी वो वहाँ से उसकी थोड़ी सी जगह आती है कोला पेनिनसुला के ऊपर में। और उसके अलावा जो फिनलैंड है, स्वीडन का भी वहाँ पर अप्रोच है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आर्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पर दो बड़ी चीज़ें हैं, एक तो उनका एयरबेस भी रहा है वहाँ पर, और ओलेना के नाम से उसको जाना जाता है। दूसरा वहाँ पर नेवल बेस, बहुत बड़ा नेवल बेस है कोला पेनिनसुला के ऊपर में, सेवारोमोर्स्क कहलाता है वो। वहाँ पर उनके 2/3 सबमरीन्स रहते हैं, तो वहाँ पर ये अटैक आई है। जो यूक्रेन कहता है कि जो उसने किया है उसमें 2-3 चीज़ें हैं। उसमें AI का भी पहली बार यूज़ हुआ है, जो आपने AI का यूज़ इसलिए किया है, उन्होंने पूरे पैटर्न देखा है अमेरिका के, रशिया के जितने उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स घूमते हैं या उनके फाइटर्स जेट घूमते हैं, तो और कौन सा गैप है जिसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और AI को उसमें फीड करके उसका ये किया गया। सबोटाज वाला जो पोर्शन है, ये 2 जगह में सबोटाज हुआ है। इसमें डायरेक्ट यूक्रेन की धरती को नहीं यूज़ किया है ड्रोन को ले जाने के लिए, क्योंकि इतनी दूर तक एंडोरेंस हो ही नहीं सकती है, ना है उसके बाद, अनटिल अनलेस उन्होंने स्वीडन या नॉर्वे या फिनलैंड का यूज़ किया है उस बेस पे। तो जो 5th कॉलमिस्ट होते हैं, और इसकी फिर आप तुलना करेंगे तो भारत से और के संदर्भ में, और चाइना और पाकिस्तान के संदर्भ में भी एक ये बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाएगा। तो देखिए वहाँ पर तो सबवर्जन से करके, और उसमें अभी ट्रक्स पकड़े जा रहे हैं, जो ट्रक को मॉडिफाई किया उसके केबिन के ऊपर उन्होंने पूरे ड्रोन छिपा करके, और एट पर्टिकुलर टाइम वो उन्होंने केबिन्स खोली हैं और फिर वहाँ से अप्रोच किया है। दूसरा जो 3 बड़े एयरबेस हैं वो मॉस्को के नॉर्थ साउथ में, एक तो ट्रेनिंग बेस है, हाँ वो रेजियान का इलाका है वो है, और वॉर्नेज ठीक उसके ठीक सामने पड़ता है जो यूक्रेन की। वो तो ड्रोन्स यूज़ हुए हैं डायरेक्टली यूक्रेन की धरती से उनको, और उसके अंदर भी AI का उन्होंने यूज़ किया है। इसके अंदर जो टाइमिंग है, जो ओवरऑल टाइमिंग है, जो कल आपने देखा कि पूरी दुनिया को जब पता चला कि इतने बड़े झुंड में, तो पहले तो खबर आ रही थी कि 495 ड्रोन्स यूज़ हुए हैं अभी, क्योंकि ये किसी को पता नहीं है कि कितने यूज़ हुए हैं। 175 का भी बात आता है, आपने कहा 105 ऐसे 116, तो ये कोई ऐसी इसकी गणना नहीं है। हाँ, एक आंकड़े वहाँ आ रहे हैं, यूक्रेन ने एक आंकड़े दिए हैं, रशिया ने एक आंकड़े दिए हैं, ड्रोनों का नहीं कि कितने मार गिराए हैं। 65 के आसपास बोलते हैं कि ड्रोन्स मारे हैं। लेकिन सर आंकड़ा तो ये है ना कि 41 जून के विमान थे, उसको ध्वस्त कर दिया मार के। उसकी कीमत बताई जा रही है लगभग 60,000 करोड़ की कीमत है उसकी, और इनकी ड्रोन की कीमत है 60 लाख। तो इस तरीके से अब जो ये वॉर चल रहा है, अब पाकिस्तान को भी देखा होगा आपने कि पाकिस्तान भी लगातार भारत के अंदर ड्रोन पे ड्रोन भेजे जा रहा था, और यहाँ से भारत जो है उसको मार गिरा रहा था। लेकिन तुलना की बात करें कि जिस तरीके से वहाँ पर लगभग 60 लाख का ड्रोन भेजा, और वहाँ पर 60,000 करोड़ का जो है नुकसान कर दिया, उसको गिरा दिया, तो ये कौन सा अब जंग चलने वाला है? अब इसी तरीके का विश्व में अब युद्ध होने वाला है? ऐसा ही युद्ध पहले भी होता था। इसको एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। एसिमेट्री मतलब कि आपके वॉरफेयर में देखिए, पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट यूज़ करता है, हमारी इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस, मगर 2-3 जो आते हैं टेररिस्ट, वो आते हैं आपके यहाँ बड़े काम कर जाते हैं, तो इसको एसिमेट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा मानते हैं। और हाँ, इसमें ड्रोन जो अभी आई है, खास करके आपने जो देखा था अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच की लड़ाई में ड्रोन का वहाँ स्थापन हुआ है। और ड्रोन अभी आप सब जगह देख रहे हैं, चाहे यूक्रेन रशिया की वॉर में है, और उसके अलावा आप इसमें देखिए, वेस्ट एशिया में देखिए। तो आपका ये कहना है कि कम पैसे वाले ड्रोन आते हैं, बड़े तबाही मचा के चले जाते हैं आपको, आर्थिक आपके स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स को, तो वो एक तो नैरेटिव है। हम एकदम उसमें मत पड़ जाइए, ये नैरेटिव जो वेस्ट से चलाया हुआ है, जो यूक्रेन ने चलाया कि 41, हम उसको मान जाए। हुआ नहीं है। मैं तो कल रात से देख रहा हूँ इसकी जो उसकी स्ट्रैटेजिकली उसको हमने देखा, तबाह किए हैं उन्होंने। जो खास करके जो सबसे
दूर है जो बलाया है उसमें उन्होंने 5 दिख रहा है। वो अभी आप देखिए सैटेलाइट की वीडियो में तो फिलहाल 5 ही दिख रहा था वो। वीडियो में नहीं, वो है ही 5। देखिए आप उन तथ्यों को देखें जो कि दिखता है ना। कहने के लिए तो वो भारत के बोल दिए कि 6 हमने गिरा दिए, एक जगह भी तो आप गिरा देते तो आपको दिखाई देगा ना। दूसरा आपने जो वहाँ पर हुआ है कोला पेंसुला में, वहाँ दिखता है कि 4 के आसपास वहाँ है। 7 मेरा आकलन कहता है 11-12 मारे, उसमें मत पड़िए। हाँ, एसिमेट्रिक वॉरफेयर में एक बहुत बड़ा ये है उनका एक विन है। इसी तरह पिछले साल जब 6 अगस्त को ऑल ऑफ अ सडन, आपको पता है ना, क्रुस्क रीजन में उन्होंने 1500 किलोमीटर अंदर चले गए थे और पूरा उसको निकालने को रशिया को बहुत समय लगा। बिल्कुल। तो ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर आप देखिए, ये चल रहा है रशिया और यूक्रेन के भी, दोनों एक ही तरह के लोग हैं। ये जब लड़ाई लगी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो वहाँ पर तकरीबन जो हुआ था 57 लाख लोगों ने बलिदानी दी थी रशिया के, और उनके साथ में ये लोग थे 13 के लाख लोग यहाँ के यूक्रेन में, दोनों एक साथ लड़ रहे थे। पोलैंड उस समय उसके अपोजिट था, जर्मनी अब वो यूक्रेन के साथ में है। तो लोगों ने, फ्रंटलाइन स्टेट ऐसा ही होता है, तो फ्रंटलाइन स्टेट यूक्रेन को माना गया है। वहाँ पर देखिए क्या उसकी आबादी है, और यदि आप 2 आबादियों की बात करें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, रशिया की आबादी 14 करोड़ की है, हम 140 करोड़ हैं, वहाँ 14 करोड़ की आबादी है, 14-15 करोड़ के आसपास, 14.35, और यूक्रेन का 3.7 करोड़, मगर इस लड़ाई के बाद उनका आ चुका है 2.7 करोड़, जो दिल्ली की आबादी से भी कम है। इन चीज़ों को हम समझते हैं, हम रशिया से बात करते हैं तो लगता है कि दोनों देश ऐसे बड़े लड़ रहे हैं। तो आबादी है, रशिया का जो क्षेत्रफल है भारत के करीब 9 गुना बड़ा है वो, और यदि यूक्रेन से बात करें तो तकरीबन 21-22 गुना बड़ा, इतना बड़ी जनसंख्या। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, हमारा क्षेत्रफल है हम उनसे 8-9-10 गुना, तो हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है ना। सवाल मेरा वही है ना कि जनसंख्या इतनी बड़ी ज़्यादा है, घनी आबादी हमारे देश में रहती है, तो भारत को क्या सीखने की ज़रूरत है इससे? कल कुछ करके अगर इसी तरह टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान भी इस्तेमाल करे, क्योंकि यूक्रेन ने जो है ये एजेंट के माध्यम से वहाँ पर ड्रोन पहुँचाए गए थे, तो भारत में तो लगातार एजेंट यहाँ पे पकड़े जा रहे हैं, जो गद्दार हैं वो पकड़े जा रहे हैं। तो भारत को क्या सीखने की ज़रूरत है इससे? क्योंकि इतनी घनी आबादी है, अगर वहाँ से इस तरीके का ड्रोन वगैरह भी आ गए भारत के अंदर तो बहुत नुकसान होगा भारत को फिर। देखिए आप ठीक बोल रहे हैं। देखिए तिवारी साहब, हमने 7 से लेकर के 10 मई का लड़ाई देखा है ना, 600 ड्रोन्स आए थे। हाँ, बस 600 ड्रोन मारे गए ना। बिल्कुल। तो आज के दिन में ऐसा नहीं है कि हमें सीखने की जरूरत, ये हमारे फैक्टर्ड हैं। अच्छा। और ये चीज़ें और भी फैक्टर्ड होंगी, क्योंकि आपको अपनी एयर डिफेंस सिस्टम, आपके एआई, आपके राउंड द क्लॉक उसका सर्वेलेंस, ये तो पहले भी था। लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घुस जाते थे अपने एयरक्राफ्ट को लेकर के, और बड़े बड़े टारगेट में जाकर डायरेक्टली उसको हरा कर ही कहते थे। उस समय ड्रोन नहीं था, वो एयरक्राफ्ट को लेकर के उन जगहों में चले जाते थे, अपने को तबाह कर लेते। तो ये जो बदलता हुआ स्वरूप है, इस चैलेंजेस हैं भाई, ऐसे भी आप मत घबरा करके इसका हम ऐसे आकलन कर लें कि वो क्या होता है ना, वो नॉर्मल तरीके से आप देखें तो ये लगेगा कि ऐसा बहुत बड़ा चीज़ हो गया। अब इसका रिट्रीब्यूशन होगा। आज के दिन में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें चाइना और जिस तरह से पाकिस्तान नज़दीक आए हैं, पूरी टेक्नोलॉजी उन्होंने बांग्लादेश को ले आया, बांग्लादेश से भी वो तो घेर रहे हैं ना आपको। जिस तरह से यूक्रेन को, रशिया को चारों तरफ से, एक तरफ से इन्होंने घेरा, अभी इधर से भी घेर रहे हैं, और उसमें 32 डेज हैं, उसमें अमेरिका भी शामिल है, और ये लंबा समय चल रहा है। तो भारत को तो बहुत दिनों से, स्ट्रिंग ऑफ पल तो बहुत दिनों से है, और यही चीज़ आपको, और आपने बड़ा अच्छा किया जो हमारे यहाँ 5th कॉलमिस्ट हैं। सोचिए कि यदि, मगर आज के दिन में लोग पकड़े जा रहे हैं। लोग आजकल वीडियो आपके हाथ में, ये मोबाइल आप पास करते हैं, आपने देख रहे हैं ना 4 दिन की लड़ाई के बीच में कैसे, यदि ये लंबी लड़ाई चली तो हम तो लड़ रहे हैं, 40 साल से लड़ रहे हैं इस चीज़ों को। तो ये आपने कहा कि हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये नहीं कि हमने लेसन लर्न कर लिया और टीवी चैनलों में आ गया ये, और ये चल रहा है। आप क्या कहते हैं, इसका संज्ञान, इसकी चीज़ें नहीं ली गई तो 600 ड्रोन कैसे रोक दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल रोका तो ऐसे ही रुकेगा। ऐसा नहीं है कि तो पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। यूक्रेन के आबादी घट करके 3.7 से 2.8 हो गई है। 1 करोड़ लोग ख़त्म हो गए वहाँ के।
वो पागलपना है वो दूसरों के बाद से। उसी तरह पागल है पाकिस्तान, आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छा पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, उसी तरह आपका चाइना है, मगर जियोपॉलिटिकली आप अच्छा तरह से खेलेंगे अच्छा। तभी। और रशिया को भी 91 से वो लड़ रहा है, 91 में उन्होंने उसको तोड़ दिया, अब उसके पीछे लगे हैं कि भैया रशिया को एकदम किनारे कर दो, उठने नहीं दो। तो ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, वहाँ पर वो लड़ाई है, वो वहाँ भी रेशियल लड़ाई है कि हम, रशिया बोलता है कि भैया हम कम्युनिज्म हैं, वहाँ वो कहते हैं हम लिबरल हैं, और लिबरल यूक्रेन जब इसका हिस्सा था। अब वहाँ के लोग जैसे भारत के लोग यदि बदल जाएं, हाँ पूरे के पूरे जिस तरह से हैं, शक्तियाँ सुनाई देखती हैं कि चाइना के साथ भी मिलते हैं और रशिया के साथ भी, वो पाकिस्तान से भी दिखते हैं, यहाँ वो सारी की सारी जो स्ट्रेंथ होती है वहाँ के लोगों की है। ये बिना रशिया के अंदर में भी 14 करोड़ ही मैंने बताया वहाँ के लोग हैं, पर उसमें भी एक जनसंख्या है जो कि फिफ्थ कॉलमिस्ट का काम तभी तो हुआ है, तभी हुआ है, बिल्कुल। तो हाँ इसमें बहुत बड़ी सीख है। इसमें आपको इसको समझना पड़ेगा, मगर इससे डर के भागने की ज़रूरत नहीं है। वो आप अपने फोर्सेस को भी बिलीव कीजिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें अभी बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं। ये 4 दिन के जो सर्जिकल ऑपरेशन हुआ था, उसमें कोई कहता है कि कोई वीडियो चला देगा, मान लीजिए हमारे CDS चले गए कहीं, उन्होंने सिंगापुर में एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जो उनकी सेकंड लाइन है कि हमारे कोई नहीं है, एकदम गलत बोल रहे हैं आप। मगर उन्होंने कहा कि हाँ डाउन का मतलब ये भी होता है ना कि आपके सिस्टम थोड़ी देर के लिए आप जानबूझ कर करते हैं उसको सीखने के लिए। अच्छा। ऐसा पागलपना नहीं है क्या मारा इसको, ये हम लोग सोचते हैं। ये पिक्चर का स्क्रीन, सिल्वर स्क्रीन की कहानी नहीं है जो 3 घंटे के अंदर आधे घंटे तक आप प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, 3 मिनट में लड़ाई होती है, 4थे मिनट में ख़त्म हो जाती है और आप बैठ करके फिर से। तो ये लड़ाई बड़ी लॉन्ग ड्रॉन है, 21वीं सदी की लड़ाई है, हाइब्रिड वॉर है, नॉन कॉन्टैक्ट, इसमें कोई एक दूसरे को कॉन्टैक्ट ही नहीं करता है। अब आप बताइए उतनी दूर वो पहुँच गया, 4500 किलोमीटर में जा करके वो कुछ, तो सीखने की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेसन ड्रॉन सब हो रहा है और ये होगा। इसके अलावा आप देखिए अभी इसका रिटेलिएशन आएगा। अब रिटेलिएशन में किसकी वर्चस्व रहेगी, क्या अब क्या आपको क्या लग रहा है अब क्या होने वाला है? ऐसा बताया भी जा रहा है कि अब जो है वो ऑरेस्निक कुछ मिसाइल है उनके पास, रसिया के पास, उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर दे। अब वो इस्तेमाल कर देगा तो पूरी की तरीके से तबाह हो जाएगा, जो बचा कुचा है यूक्रेन वो भी खत्म हो जाएगा। नहीं, ऑर्सनिक तो इस्तेमाल किया ना एक बार उसने, ऑर्सनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसका एक उसने नमूना दिया था जब इसी तरह से हुआ था। तो वो कहाँ से, एंजल एयरबेस कैस्पियन सी के ऊपर से यही सेम जो TU सीरीज़ के एयरक्राफ्ट ने उसको मारा था। और जो ये आर्सेनिक था, इसको हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये आपको वहाँ निप्रो एक जगह, वहाँ के जो कारखाने हैं जहाँ पर ये ड्रोन से, वहाँ मारा था, काफ़ी क्षति हुई थी। तो आर्सेनिक कितना, उसने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था कि हमारे पास आर्सेनिक है, ये मदर ऑफ ऑल बम्स हैं। जो जैसे अमेरिका के पास में भी मदर ऑफ ऑल बम्स है, ये मदर ऑफ ऑल बम्स है। इसमें न्यूक्लियर भी लगता है मगर ये नॉट न्यूक्लियर, नॉट ए न्यूक्लियर, इट इज़ जो कैनेटिक है, मगर बहुत ज़्यादा आपके उसमें कैरेज करने की, और उसको पकड़ नहीं सकते आप। जैसे हम प्रभाव की सर सुनने में आता है कि बहुत हीट पैदा करता है जिसकी वजह से जहाँ जल जाते हैं वो, और वहाँ के लोग जल जाएंगे। वहाँ पर मोरलेस कंडीशन वही होता है जो एक अदर देन न्यूक्लियर फॉल आउट, जो न्यूक्लियर फॉल आउट में होता है ना, जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियर चीज़ें जिससे कि आप बाद में भी होते हैं। इसके अलावा जो भी उसमें शॉक वेव है, इसमें सेटरिंग इफेक्ट है, इसके अंदर में आपका विध्वंस करने की क्षमता है और इसकी मार करने की क्षमता बहुत बड़ी है। तो आर्सेनिक को यूज़ कर सकता है यदि कीव में यूज़ करे, मगर हाँ उसको बड़े नंबर पर क्या उतना बना रखा है कि नहीं रशिया, मगर उसके बाद बहुत सारे मिसाइल्स हैं, उसको तो यूज़ नहीं करता है ना वो। अच्छा। स्कंदर है, आपने सुना ही है, उसने किंजल मिसाइल्स हैं, स्कंदर है, उसका यूज़ होता है। मगर अभी वो कह रहा है कि 100, क्योंकि रशिया भी खुल के नहीं कर रहा है। बिल्कुल खुल के इसलिए नहीं करता है कि वो ना उसको एक बहाना मिल जाए कि सारे के सारे इकट्ठे तो हो ही रहे हैं, वो नहीं छोड़ना चाहते इस अपॉर्चुनिटी। तो ये वॉर चलेगी और ये बाद में ये आर्टिक में भी जाएगी, ये मेरा आकलन कहता है। ना रशिया इसको रोकेगा, क्योंकि रशिया को अपने 1/5 भी जो उसकी पावर है जो उतना नहीं लगाया है। इसलिए नहीं लगाया, लोग सोचते हैं क्यों नहीं लगाता भाई, इतनी बड़ा देश है, छोटे देश को मारेगा तो सारे चढ़ जाएंगे। जिस दिन उसने पूरा कर दिया तो उधर से 32 देश हैं उनकी पूरी, और वो नेटो है, वही करते हैं।
यही नेटो आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना है, यही करता है वो, और उसकी यही एम है। वो तो बोलता है कि हम, यदि आप रशिया, उसको अभी चाइना को थ्रेट करता है कि यदि आप वहाँ नहीं करेंगे और नॉर्थ कोरिया को नहीं रोकेंगे तो फ्रांस वाले कहते हैं हम घुस जाएंगे। मगर ये समझना पड़ेगा, फ्रांस की आबादी, उनकी अपनी ताकत, ठीक है वो एक समय पावर थे, इकोनॉमिक पावर थे। तो दुनिया में केवल ऐसा नहीं होता कि लड़ाई झगड़ा करके ही हो गया, आप के बहुत सारे आयाम हैं। तो उसके अंदर में एक आयाम है मिलिट्री रिट्रीब्यूशन, और उसको लगातार बढ़ाते रहना, जिससे कि हमारी इंडस्ट्री जो है, मिलिट्री कम्प्लेक्स जो है, जिससे आप हथियार को बेचते हैं, उसका भी बड़ा, वो भी तो है ना, वो चीज़ भी है। इंडिया भी अब सीखा है। इंडिया, हम लोग तो पहले से कहते थे, मगर हमारे लीडरशिप को अब ये समझ में आई है 10-12 साल में। इसके पहले वाले लीडरशिप तो ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती थी कि आप कैसे अपने गेम को डिप्लोमेटिकली, जियोपॉलिटिकली, जियो स्ट्रेटजिकली आप उसको ये नहीं कर दिया कि बस मार दो, ये पिक्चर का सीन नहीं है, ये बड़ी लड़ाई है। तो भारत अभी सही दिशा में जा रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है भारत? एब्सोल्युटली, हम राइज कर रहे हैं, राइज करेंगे। यदि आप अननेसेसरी इसको हमने किया ना 4 दिन के अंदर में, और ये फिर से करना पड़ेगा। ऑपरेशन से दूर रुका नहीं है, ये चल रहा है। इसका मतलब नहीं है, मगर जनरली क्या होता है, जो इनको समझ नहीं है इन चीज़ों को, वो कहते हैं कि जा रहे तो क्यों नहीं मार दिया और क्यों नहीं कर लिया। ये ठीक दिल मांगे मोर हो सकता है। जनता के मन में बात है तो पापियों को भी ले लो, लिया जाएगा। जो इतने दिन से आपने कोई कार्रवाइयाँ नहीं की, आप खाली बातें करते रहे, देते रहे छोड़, तो उसको करने में समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आप जा खींच के ले आए। बांग्लादेश बना दिया, बांग्लादेश को बनाने की, इस पाकिस्तान को बनाने के लिए जो जद्दोजहद रही है, जो सामरिक तरीका रहा है, वो उस समय के लीडरशिप ने इस चीज़ को समझा था उस ज़माने में 71 में। आज की लीडरशिप ने समझा है। बीच के ज़माने के जो लीडरशिप है, ना तो मिलिट्री समझते हैं, ना स्ट्रेटजी समझते हैं, किस तरह से किया जाए उसको नहीं समझते हैं। तो आप अभी ऐसा ही करिए कि भगवान ऐसा दे आपको मौका कि हमारे जो मिलिट्री पावर है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, लीडरशिप है, हमारा डिप्लोमेसी है, हमारी आर्थिक है, आप हैं, मीडिया भी है, हम नस्ल इसको हाइप ना करें। इन चीज़ों को आप धीरे, जो हमारे से बात करें तो कुछ तो समझ में आई होगी ना। बिल्कुल। तो वो चीज़ें लेकर जा करके लोगों को बताने के, इसमें घबराने की, जो आप बोल रहे हैं वही हम जनता के सामने पेश करेंगे, तो ताकि जनता को भी समझ में आए कि ये है। ऐसा नहीं कि डरना नहीं है, आप इसको समझिए। हमारे देश में सबसे बड़ी, हम लोग चाणक्य की बात करते हैं, ठीक है, चाणक्य एक ज़माने में आए थे, वो आज भी रेलेवेंट है। मगर जिस देश में जियो स्ट्रेटजी की समझ है, जिसको समझते हैं चीज़ों को, क्योंकि परिस्थितियाँ तो चाइना वहीं रहेगा, उसकी जनसंख्या उसकी यहीं रहेगी, पाकिस्तान हमारे साथ ही रहेगा, बगल में बांग्लादेश भी होगा, म्यांमार भी होगा हमारे। तो लोग चिल्लाते हैं अभी ये हो गया, बस एक कुछ ऐसे घटना घटी और ऐसे चिल्लाते हैं कि जैसे इंडिया मर गया। आप यही आया, आपने पूछा ना क्वेश्चन कि घबरा गए आप लोग, घबराइए नहीं, इसको घबराने की बात नहीं है। इसके ऊपर सबको अपनी योगदान करनी है, मीडिया को अपनी योगदान करनी है, हमारे को अपना। या आपने मेरे से पूछा कि आप अभी भी, मैं तो 24 घंटे के अंदर में 19 घंटे मैं काम करता हूँ, इसलिए क्योंकि हम यदि देखें, हमारी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, हमारे स्ट्रेटजिकली हम चीज़ों को बताएं, हम चिल्लाएं ना, बताएं लोगों को, और ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, तो सबका योगदान रहेगा और सब बात अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए, और आपने इतने अच्छे से समझाया, हमारी जनता को भी समझ में आया है कि जो यूक्रेन ने हमला किया ड्रोन से, तो वो उसका क्या असर पड़ने वाला है वर्ल्ड वाइड। जो बताया जा रहा है कहीं ना कहीं जो है ये फिर से युद्ध छिड़ जाएगा, मतलब युद्ध चल ही रहा है, लेकिन एक बड़े पैमाने पर भी युद्ध होगा, अब आने वाला समय बताएगा। और लेकिन इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा, और साथ में भारत को ही कितना सतर्क रहने की जरूरत है। आपको भी कितनी समझ में आई बातें, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।